नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आप देख रहे हैं द लॉर्ड वॉइस और आप जुड़े हैं एवरीडे विद टीएलए सेगमेंट के साथ। मैं हूं आपके साथ चेतन। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जून 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 12 अधिवक्ताओं को अतिरिक्त महाधिवक्ता यानी कि एडिशनल एडवोकेट जनरल एएजी के पद पर नियुक्त किया है। इन अधिवक्ताओं में 2 वरिष्ठ अधिवक्ता और एक महिला अधिवक्ता शामिल है। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य राज्य सरकार के मामलों में प्रभावी और सशक्त कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा। नियुक्त अधिवक्ताओं की सूची की बात करूं तो पहले हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सक्सेना, दूसरे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, तीसरे हैं दुर्ग विजय सिंह, चौथे हैं महेंद्र नारायण सिंह, राहुल अग्रवाल, संजय सिंह, कार्तिक शरण, अनुज कुदेसिया, सुदीप कुमार, प्रतीक्ष कुमार, ज्योत्सना पाल और सूर्यमणि सिंह रेकवाल। इन अधिवक्ताओं की नियुक्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दोनों पीठों इलाहाबाद और लखनऊ से की गई है। इनका कार्यकाल राज्य सरकार के विभिन्न मामलों में कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व प्रदान करना होगा। इनकी नियुक्ति से राज्य सरकार की कानूनी प्रक्रिया में दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ने की उम्मीद है। राज्य सरकार द्वारा की गई इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में राज्य के पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत करना है। अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त यह अधिवक्ता सरकार के हितों की रक्षा के लिए अदालतों में प्रभावी पैरवी करेंगे। इनकी नियुक्ति से न्यायिक मामलों में सरकार की तत्परता और दक्षता में वृद्धि होगी। ये कदम राज्य सरकार के न्यायिक मामलों में तत्परता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल सरकार के मामलों में तेजी आएगी बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता। यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2011 में पारित छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम को चुनौती देने वाले मामले में सामने आया। 2007 में सलवा जुडूम नामक एक अर्धसैनिक अभियान के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह अभियान मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इस अभियान को असंवैधानिक घोषित किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम पारित किया, जिसे याचिकाकर्ता ने कोर्ट की अवमानना बताते हुए चुनौती दी। न्यायमूर्ति बीवी नगरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी विधायी अधिनियम को केवल इसलिए अवमानना नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह न्यायालय के पूर्व आदेश के बाद पारित हुआ है। अदालत ने कहा, जब तक ये स्थापित न हो जाए कि ऐसा कानून संवैधानिक रूप से या अन्यथा गलत है, तब तक इसे अवमानना नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि विधायिका को कानून बनाने, संशोधित करने और पूर्व न्यायिक निर्णयों के आधार को हटाने का अधिकार है। यह लोकतंत्र में आवश्यक है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा के दौरान न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार करने या चुनाव लड़ने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी प्रथाएं गंभीर नैतिक प्रश्न उठाती है और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करती है। सीजेआई गवई ने कहा कि यदि कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार के साथ कोई अन्य नियुक्ति लेता है या चुनाव लड़ने के लिए बेंच से इस्तीफा देता है तो ये महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को जन्म देता है और सार्वजनिक जांच को आमंत्रित करता है। ऐसी गतिविधियों से यह धारणा बन सकती है कि न्यायिक निर्णय भविष्य की राजनीतिक या सरकारी भूमिकाओं की अपेक्षा से प्रभावित थे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने और उनके कई सहयोगियों ने सार्वजनिक रूप से सरकार से रिटायरमेंट के बाद कोई भूमिका या पद स्वीकार न करने का संकल्प लिया है। ये प्रतिबद्धता न्यायपालिका की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को बनाए रखने का एक प्रयास है। सीजेआई गवई ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि न्यायपालिका को न केवल न्याय प्रदान करना चाहिए बल्कि उसे एक ऐसी संस्था के रूप में भी देखा जाना चाहिए जो सत्ता के सामने सत्य को रखने का हकदार है। न्यायपालिका अपनी वैधता जनता के विश्वास से प्राप्त करती है, जिससे स्वतंत्रता, अखंडता और निष्पक्षता के साथ संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखकर अर्जित किया जाना चाहिए। उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली की खामियों का समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आने की बात कही और कहा कि जजों को बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखने में न्यायिक पुनर्विचार की स्वतंत्र शक्ति एक और महत्वपूर्ण पहलू है। सीजेआई गवई ने न्यायिक निर्णयों के साथ ठोस तर्क के महत्व को भी रेखांकित किया, क्योंकि सुसंगत तर्क की कमी वाले निर्णयों से जनता के बीच समझ की कमी हो सकती है। जजों की संपत्ति की घोषणा जैसे पारदर्शिता उपाय भी न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बढ़ाते हैं।
अगली खबर की तरफ चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसमें धारा 72 और 73 विशेष रूप से उपभोक्ता आयोगों के आदेशों के अनुपालन है और उनके खिलाफ अपील की प्रक्रिया से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करता तो उसे कम से कम 1 महीने की जेल या 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता तो हर दिन के लिए 50,000 तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। उपभोक्ता आयोगों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है, जिससे वह इन मामलों में त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। धारा 72 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ अपील करने का प्रावधान धारा 73 में है। इसके अनुसार जिला आयोग के आदेश के खिलाफ अपील राज्य आयोग में की जा सकती है। राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील राष्ट्रीय आयोग में की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। प्रत्येक अपील संबंधित आदेशों की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। हालांकि यदि अपीलकर्ता उचित कारण दिखाता है तो यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगली खबर है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि पति अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाता है और विरोध करने पर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है तो ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता माना जाएगा। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पति पर आईपीसी की धारा 377 या 376 बलात्कार के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वर्तमान भारतीय कानून में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया है। यह मामला एक महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी एफआईआर से संबंधित है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसका पति शराब के नशे में उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाता था और विरोध करने पर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। महिला ने कई बार महिला परामर्श केंद्र और पुलिस से शिकायत की, लेकिन पति का व्यवहार नहीं बदला। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा कि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता की श्रेणी में आता है। अदालत ने भी स्पष्ट किया कि क्रूरता के लिए दहेज की मांग आवश्यक शर्त नहीं है। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि विवाह के भीतर भी यदि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए जाते हैं और उसे प्रताड़ित किया जाता है तो एक कानून के तहत दंडनीय है। अगली खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग छात्र से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। यह निर्णय पीड़िता और उसके परिवार द्वारा अदालत से अनुरोध करने के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चल रही आपराधिक कार्रवाई पीड़िता के विवाह के अवसरों और व्यक्तिगत जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल पीठ ने कहा कि जबकि ऐसे आरोप गंभीर होते हैं और आमतौर पर उन्हें समाप्त नहीं किया जाता, लेकिन पीड़िता और उसकी मां की बार-बार और विचारशील अपील को देखते हुए अदालत ने मामला समाप्त करने का निर्णय लिया है। अदालत ने यह भी नोट किया कि परिवार ने आरोपी से कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं लिया है और न ही लेने का इरादा है। अगली खबर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने हाल ही में मीडिया में आई अपनी फ्रेजाइल ईगो यानी कि नाजुक अहंकार संबंधी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि यह टिप्पणी संदर्भ से बाहर पेश की गई है और इसका उद्देश्य न्यायपालिका या किसी विशेष न्यायाधीश की आलोचना करना नहीं था। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मंगलवार को खुले न्यायालय में दिया, जब वह न्यायिक जवाबदेही और संस्थागत अनुशासन से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हल्के फुल्के अंदाज में या व्यापक संस्थागत संदेश के रूप में की गई टिप्पणियों को न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर संदेह उत्पन्न करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि संवेदनशील न्यायिक टिप्पणियों की सटीक और संदर्भ सहित रिपोर्टिंग की जाए। ये घटना न्यायपालिका की टिप्पणियों की व्याख्या और मीडिया में उनके प्रस्तुतिकरण के महत्व को रेखांकित करती है, विशेषकर जब अदालत की कार्रवाई और मौखिक टिप्पणियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तुरंत रिपोर्ट की जाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग को उनकी घरेलू सहायिका नाजिया की आत्महत्या के मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि विधायक ने आत्महत्या के लिए उकसाया या सहायता की। कोर्ट ने विधायक की पत्नी सीमा बेग को भी अग्रिम जमानत प्रदान की। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यह भी कहा कि आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। नाजिया का शव 9 सितंबर 2024 को विधायक के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।